अध्याय 16। एक राजकुमारी से शत्रुता। अभी लॉन्गचेन सोच ही रहा था कि वो पर्दे के पीछे छिपे कठपुतलीबाज को बाहर कैसे निकाले, तभी अचानक ऊपर से एक विशाल जाल गिरा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने लॉन्गचेन को पूरी तरह से जकड़ लिया। जाल की बनावट अत्यंत जटिल थी। जैसे ही इसने लॉन्गचेन को घेरा, ये तुरंत कस गया और उसे भीतर मजबूती से कैद कर लिया। अभी लॉन्गचेन संघर्ष करने ही वाला था कि उसे तेजी से हवा में ऊपर खींच लिया गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके सिर के ऊपर एक विशाल हॉकीगल था। हॉकीगल कोई जादुई जानवर नहीं बल्कि एक साधारण जंगली पक्षी था, लेकिन अपने विशाल आकार और शांत स्वभाव के कारण विशेषज्ञों के लिए यह सवारी का पसंदीदा साधन था। ये हॉकीगल स्पष्ट रूप से केवल एक सवारी था, लेकिन लॉन्गचेन के लिए अब पछताने का समय निकल चुका था। वो लापरवाह रहा था और जाल में फंसने का हकदार था। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए लॉन्गचेन को नीचे देखकर चक्कर आने लगे और उसने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। उसे उम्मीद थी कि जाल पर्याप्त मजबूत होगा। यदि वो टूट जाता और लॉन्गचेन इस ऊंचाई से जमीन पर गिरता तो 10 जानें भी कम पड़ती। इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो चटनी बन जाता। कितना ढीठ गुलाम है जिसने मेरे छोटे भाई को डराने की हिम्मत की। हॉकीगल के ऊपर से एक स्पष्ट और प्यारी आवाज गूंजी। आवाज बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें छिपे गुस्से ने लॉन्गचेन को यह एहसास करा दिया कि स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। लॉन्गचेन ने जाल के अंदर हिलने डुलने की लाख कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि हॉकीगल के ऊपर कौन था। वो कुछ भी बोलने से डर रहा था, क्योंकि अगर उस महिला ने गुस्से में आकर उसे छोड़ दिया तो उसका काम तमाम हो जाता। लॉन्गचेन ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा, जिससे उस व्यक्ति को लगा कि वो डरा हुआ है। उस महिला ने भी लॉन्गचेन की चुप्पी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक ऊंचे पहाड़ को देखकर उसने अपनी सवारी को उस ओर मुड़ने का संकेत दिया। वो पहाड़ ठीक वही सनसेट माउंटेन था, लेकिन स्थिति उस समय से बिल्कुल अलग थी जब मेंग क्यूई उसे यहां लाई थी। पिछली बार वो सवारी के ऊपर था, इस बार वो जाल में फंसकर ले जाया जा रहा था। और इसके अलावा इस बार नीचे उतरना बहुत अस्थिर था, पिछली बार की धीमी और स्थिर लैंडिंग के विपरीत। इस बार व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं था। जब जमीन से 30 मीटर की दूरी बची थी, तभी लॉन्गचेन को नीचे गिरा दिया गया। हालांकि उसने कुछ तैयारी कर रखी थी और अपने शरीर की रक्षा की थी, फिर भी इतनी ऊंचाई से फेंके जाने के कारण उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे। तुम बेशर्म गुलाम, अगर मैं आज तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाती तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि अपने मालिकों का सम्मान कैसे किया जाता है। लॉन्गचेन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब जब वे जमीन पर थे, अगर उसने उसकी नाक ठीक से नहीं मरोड़ी तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसका मालिक लॉन्ग कौन है। हालांकि वो जानता था कि वो एक महिला है, लेकिन जब उसकी नजर अंततः उस पर पड़ी तो वो पूरी तरह से दंग रह गया। वह एक पतली 17 वर्षीय युवती थी, जिसके शरीर के उभार सही स्थानों पर थे। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी कमर पर जेड का बेल्ट था, जिससे उसका सीना और भी उभरा हुआ लग रहा था। लॉन्गचेन को सबसे ज्यादा प्रभावित उसकी धनुषाकार भौहों, आड़ू जैसी आंखों, सुंदर नाक और छोटे से मुंह ने किया, जिस पर गुस्से का भाव उसे एक अलग ही सुंदरता दे रहा था। हे गुलाम, तुम कहाँ देख रहे हो? जब महिला ने देखा कि लॉन्गचेन की आंखें लगातार उसे देख रही हैं, तो उसने गुस्से में कहा। जब उसने उसे फिर से गुलाम कहा, तो उसका बुझता हुआ गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। लॉन्गचेन ने उपहास करते हुए कहा, छोटी बच्ची, क्या तुमने गलत दवा ले ली है? या तुमने इतना ज्यादा खा लिया है कि बकवास करने लगी हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? या फिर तुम इस मालिक की सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई हो कि गलत रास्ता अपनाने से खुद को रोक नहीं पा रही हो? उसका गुस्से और अफसोस भरा चेहरा और उसके शब्दों ने उस महिला को इतना क्रोधित कर दिया कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। बेशर्म कमीने, तुमने मेरे छोटे भाई को परेशान करने की हिम्मत की। आज मैं उसकी ओर से अपना गुस्सा शांत करने जा रही हूँ, और तुम्हारे जैसे चेहरे वाले के लिए भले ही मैं अंधी हो जाऊं, तब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी तक नहीं। महिला ने गुस्से में पलटवार किया। तुम्हारा छोटा भाई? लॉन्गचेन थोड़ा उलझन में था। मेरा छोटा भाई 7वां राजकुमार चूफेंग है। मैं आज उसे डराने के लिए तुमसे बदला ले रही हूँ। वो महिला चूफेंग की सगी बहन चूयाओ थी। वह साम्राज्य की 3री राजकुमारी थी। फिनिक्स क्राई साम्राज्य के 7 राजकुमार और 3 राजकुमारियां थीं, और चूयाओ और चूफेंग उनमें सबसे छोटे थे। चूयाओ ने देखा था कि चूफेंग पूरी तरह से डरा हुआ घर आया था और बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। जब पूछा गया कि समस्या क्या है, तो चूफेंग इतना डरा हुआ था कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। चूयाओ को अन्य माध्यमों से पता चला कि क्या हुआ था। उसे जल्दी ही पता चल गया कि साविज मार्किस के उत्तराधिकारी ने चूफेंग को आमंत्रित किया था, और वहां से उसे सब कुछ पता चल गया। बड़ी बहन होने के नाते चूयाओ ने चूफेंग को डराने की बात को छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन एक राजकुमारी के रूप में वो सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक उग्र व्यवहार नहीं कर सकती थी,
इसलिए उसने घर जाते समय लॉन्गचेन को चुपके से पकड़ लिया था। लॉन्गचेन अन्य चीजों के बारे में सोचने में व्यस्त था और उसे उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य की राजधानी के भीतर ही उस पर हमला होगा। अपनी सावधानी हटने के कारण वो किसी के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस गया था। मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई के साथ वास्तव में कुछ भी नहीं किया, लॉन्गचेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम गुलाम, तुमने मेरे भाई को डराकर सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया। इसकी सजा मौत है। क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता कि शाही कौन है और कौन नहीं? चू याओ ने ठंडे स्वर में पूछा। बार बार गुलाम कहे जाने पर लॉन्गचेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गाली देते हुए कहा, बेवकूफ औरत, ये मत सोचो कि तुम एक महिला हो तो मैं तुम्हें संभालने की हिम्मत नहीं करूंगा। मास्टर लॉन्ग को मजबूर मत करो, वरना मास्टर लॉन्ग हिचकिचाएगा नहीं। तुम नीच कमीने। चू याओ के पूरे जीवन में कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। लॉन्गचेन की गालियां सुनकर उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। एक हथेली लॉन्गचेन पर हमला करने के लिए नीचे आई। लॉन्गचेन को जो बात हैरान कर गई वो ये थी कि चू याओ वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन के 9वें चरण की एक मजबूत योद्धा थी। उस प्रहार में एक ज्वलंत विस्फोट की शक्ति थी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये कम से कम एक मध्यम श्रेणी का मॉर्टल बैटल स्किल था। लॉन्गचेन उस प्रहार में कुछ विचित्रता महसूस कर पा रहा था और हालांकि वो डरा नहीं था, लेकिन उसने उसके साथ सीधे टकराने के बजाय चतुराई से बचने को प्राथमिकता दी। जैसे ही वो हथेली लॉन्गचेन को लगने वाली थी, लॉन्गचेन ने अपने फुर्तीले कदमों का इस्तेमाल किया और हल्के से उसके हाथ को धक्का दिया, जिससे उसका प्रहार खाली गया और वो कहीं और जा टकराया। लॉन्गचेन ने चू याओ के उस हमले को बड़ी आसानी से विफल कर दिया था जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी सारी शक्ति जैसे कपास के ढेर से टकराकर बिखर गई। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? चू याओ गुस्से में चिल्लाई और जमीन पर तेजी से घूमी। वो एक सुंदर तितली की तरह थी और उसने फिर से उसकी ओर प्रहार किया। लॉन्गचेन उसके अपमानजनक शब्दों से एक बार फिर क्रोधित हो गया। इतनी सुंदर महिला ऐसी भद्दी बातें कैसे कह सकती थी? लेकिन अपने गुस्से के बावजूद वो इतनी सुंदर महिला के प्रति इतना क्रूर नहीं हो सकता था। अगर ये झाओ याओ यांग होता तो वो अब तक उसे कुचल चुका होता। वो बार बार बचता रहा और उसने गौर किया कि हालांकि चू याओ का स्तर ऊंचा था, लेकिन उसका आधार बहुत सतही था। शायद वो क्यूई कंडेंसेशन के 5वें चरण वाले व्यक्ति का भी मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि उसके हमले शक्तिशाली थे, लेकिन वे बहुत लचीले नहीं थे। वो बार बार उसके खिलाफ केवल एक ही चाल का इस्तेमाल कर रही थी। चाहे वो बचता या रोकता, वो बस उसी एक हमले को जारी रखती। जैसे जैसे ये चलता रहा, लॉन्गचेन के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। कमीने, तुम क्यों हंस रहे हो? इतने समय बाद भी लॉन्गचेन को चोट पहुंचाने में विफल रहने और उसकी दबी हुई मुस्कान देखकर चू याओ का गुस्सा बेकाबू हो गया। कमीने, तुम्हें तो कोई युद्ध कला भी नहीं आती। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। लॉन्गचेन आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसका पिछला सारा गुस्सा गायब हो गया। ये पहली बार था जब उसका सामना इतनी दिलचस्प महिला से हुआ था। लॉन्गचेन की इस हरकत को अपना सबसे बड़ा अपमान मानकर चू याओ का चेहरा गुस्से से हरा नीला पड़ गया। तुम कमीने! अचानक उसने अपनी युद्ध कला छोड़ दी और एक साधारण व्यक्ति की तरह उस पर हमला कर दिया जिसे कोई ट्रेनिंग न मिली हो। ये लॉन्गचेन की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने लड़ाई का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था। उसने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। वर्तमान में चू याओ पागल हो चुकी थी और उसने लॉन्गचेन के हाथों को देखा तक नहीं और अपनी कोशिश जारी रखी। तभी लॉन्गचेन के बड़े हाथों ने अनजाने में चू याओ के सीने को मजबूती से पकड़ लिया। उस कोमल और अपरिचित एहसास ने लॉन्गचेन की आंखें फटी की फटी रख दी। जहां तक चू याओ की बात है, जब उसने वहां बड़े हाथों की पकड़ महसूस की तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो अविश्वास में पूरी तरह जड़ हो गई। माफ करना, ये गलती से हो गया। लॉन्गचेन ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए सफाई देने की कोशिश की। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चू याओ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर जोर से काट लिया। लॉन्गचेन ने चाहे जो भी कोशिश की, उसने उसे नहीं छोड़ा और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से और दबाव में आकर बिना सोचे समझे लॉन्गचेन ने अचानक चू याओ के कूल्हों पर जोर से थप्पड़ स्पैंक मार दिया। उस कोमल एहसास ने एक पल के लिए लॉन्गचेन को मोह लिया, लेकिन उसके हाथ के दर्द ने उसे तुरंत होश में ला दिया। मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें मारता रहूंगा, लॉन्गचेन ने धमकी दी। उसके हाथ में तेज दर्द हुआ क्योंकि चू याओ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो लगातार काटती रही। बढ़ते दर्द से आग बबूला होकर लॉन्गचेन ने अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे 3 बार और जोर से मारा। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ उसे दर्द हो रहा था
तो दूसरी तरफ उसे अपमानित महसूस हो रहा था। लेकिन चाहे जो भी हो, उसने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि चू याओ के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि 3 बार मारने के बाद वो रुक गया। अब चाहे वो कितना भी काटती रही, वो हिला तक नहीं। काफी समय बीत गया, शायद इसलिए कि उसका मुंह दर्द करने लगा था, या शायद इसलिए कि वो थक गई थी। चू याओ ने धीरे धीरे अपने होंठ ढीले कर दिए। लॉन्गचेन का हाथ और कपड़े अब पूरी तरह खून से लथपथ थे। लॉन्गचेन ने आह भरी, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? चू याओ ने लॉन्गचेन की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इसके बजाय वहां एक हल्की उदासी थी। न जाने क्यों, इसे देखकर उसका दिल थोड़ा कांप उठा। तुम रुक क्यों गए? न जाने क्यों चू याओ ने यह पूछ लिया। कहते ही उसे पछतावा हुआ और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। मैं किसी महिला को मारने में बहुत अच्छा नहीं हूं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। उसने अपनी आस्तीन फाड़ दी, जिससे पता चला कि उसके मांस का एक हिस्सा लगभग कट चुका था। फिर उसने फटी हुई आस्तीन से खुद को पट्टी बांधने की कोशिश की। उसकी उस एक बात ने राजकुमारी का चेहरा और भी लाल कर दिया और उसका गुस्सा वास्तव में शांत हो गया। यह देखकर कि लॉन्गचेन एक हाथ से ठीक से पट्टी नहीं बांध पा रहा है, उसने अप्रत्याशित रूप से अपना हाथ बढ़ाया और पट्टी ले ली और धीरे से कहा, लाओ, मैं पट्टी बांधने में तुम्हारी मदद कर देती हूं। अध्याय 17। बर्फीली हत्या की मंशा। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। चू याओ ने लॉन्गचेन के हाथ से कपड़ा लिया और धीरे से उसके हाथ पर लपेट दिया। उसने धीरे से बुदबुदाया, सॉरी। लॉन्गचेन चू याओ द्वारा अब तक मिले किसी भी व्यक्ति से काफी अलग था। उसे ऐसा लगा कि वो अकेला ऐसा निचला व्यक्ति था जिसने उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत की थी। वो लॉन्गचेन की जंगली और उग्र आंखों से देख सकती थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो न आकाश से डरता था और न ही पाताल से। वो चू याओ को चोट पहुंचाने के बजाय खुद दर्द सहना पसंद करता था। इस बात ने चू याओ के कोमल मन को छू लिया था। जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो शायद लॉन्गचेन ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया था, या शायद उसे पूरी कहानी पता ही नहीं थी। इतने वर्षों में यह पहली बार था कि उसे पछतावे का अनुभव हुआ। लॉन्गचेन कुछ कहने ही वाला था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। मैंने तुम्हें काटा और तुमने। उसका चेहरा लाल हो गया। उसका सीना अभी भी पहले से अलग महसूस हो रहा था, क्योंकि वो उस पिछले एहसास को भूली नहीं थी। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। जो कहना था वो कहा जा चुका है। ये खत्म हो गया है। अब तुम और क्या कहना चाहते हो? चू याओ ने थोड़ा गुस्से में कहा। ओ सुंदर स्त्री, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने मेरे बाएं हाथ पर काटा था। तुम मेरे दाएं हाथ पर पट्टी क्यों बांध रही हो? तभी चू याओ ने ध्यान दिया कि लापरवाही में उसने गलत हाथ बांध दिया था। न केवल उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, बल्कि लॉन्गचेन के लाचार भाव को देखकर उसने धीरे से कोसा, दुष्ट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने पट्टी खोली और लॉन्गचेन के दूसरे हाथ पर बांधी। ये सिर्फ मांस का घाव था, इसलिए थोड़ा दर्द होने के अलावा इसे गंभीर नहीं माना जा सकता था। लॉन्गचेन मन ही मन हंस रहा था। इस खूबसूरत महिला में कम से कम थोड़ा विवेक तो था। उसका भरोसा जीतने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की उसकी रणनीति पूरी तरह से काम कर गई थी। वास्तव में उसके पास अपनी स्पेशल रिंग में बाहरी और आंतरिक घावों के लिए उपचार दवाएं थीं। लेकिन उसने सही नाटक करने के लिए उन्हें बाहर नहीं निकाला। मूल रूप से लॉन्गचेन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी योजना इतनी अच्छी तरह से काम करेगी। यदि उसका ये नरम तरीका काम नहीं करता तो वो कठोर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था। सौभाग्य से वो उसके जाल में पूरी तरह फंस गई थी। ये उसकी मूल उम्मीदों से बहुत आगे निकल गया था। यह पहली बार था कि उसे शाही परिवार के प्रति थोड़ी अनुकूल धारणा हुई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे छोटे भाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। झाओ याओयांग उसका उपयोग मुझ पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता था। फिर उसने संक्षेप में बताया कि उसके और झाओ याओयांग के बीच क्या हुआ था। इस बार उसे भावनाओं को भड़काने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस शांति से बताया कि उसने क्या सहा था। मुझे माफ कर दो लॉन्गचेन, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। चू याओ अब खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत आगे निकल गई थी। चिंता मत करो, मुझे अब इसकी आदत हो गई है, लॉन्गचेन ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसकी बात बहुत सपाट थी, लेकिन उसके उदास चेहरे के साथ मिलकर इसने एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव डाला। लॉन्गचेन के हाव भाव ने चू याओ को और भी अधिक ग्लानि महसूस कराई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने घावों से भरे किसी व्यक्ति पर नमक छिड़क दिया हो। हा, इसे इतना गंभीरता से मत लो। मैं बस तुम्हें सहानुभूति के लिए बेवकूफ बना रहा हूं, लॉन्गचेन मुस्कुराया। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन लॉन्गचेन की मुस्कान देखकर उसे उसके लिए और भी बुरा लगा। यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे।
अरे यार रो मत, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगा। लॉन्गचेन भले ही किसी से न डरता हो, लेकिन वो महिला के आंसुओं से डरता था। वो तुरंत घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? चू याओ ने टूटे हुए दिल से पूछा। उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे बुरी इंसान है। ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सब एक दूसरे बुरे इंसान के कारण हुआ, इसलिए खुद को दोष मत दो, लॉन्गचेन ने सांत्वना दी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। खुशियों के दिनों को याद रखो और दुखी दिनों को भूल जाओ। जब से मुझे याद है, मैं ऐसे ही जीता आया हूं, लॉन्गचेन ने कहा। धन्यवाद लॉन्गचेन। चू याओ ने अपने आंसू पोंछे और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चू याओ को देखकर लॉन्गचेन का दिल थोड़ा धड़क उठा। हालांकि वो मिंग क्यूई से थोड़ी कमतर हो सकती थी, लेकिन उसकी सुंदरता शहरों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। खासकर जब वो हंसती थी, कोई भी पुरुष अप्रभावित नहीं रह सकता था। लॉन्गचेन को अचानक मूर्खों की तरह खुद को घूरते देख चू याओ ने उलझन में पूछा, लॉन्गचेन, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, कृपया बुरा मत मानना। लॉन्गचेन ने सच्चाई से जवाब दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। क्या मैं सच में सुंदर हूं? चू याओ ने गंभीरता से पूछा और अपने रेशमी बालों को कान के पीछे किया। लॉन्गचेन हैरान था। बेशक तुम सुंदर हो, क्या तुम्हें पता नहीं था? क्या किसी और ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया? चू याओ ने सिर हिलाया और कहा, लोग मुझसे हर दिन ये कहते हैं, लेकिन मैं उन पर भरोसा नहीं करती। मुझे वे लोग पसंद नहीं है जो हर दिन मेरे सामने झूठे बनते हैं। ऐसा कहते समय वो लाचार लग रही थी। ये एक दयनीय दृश्य था जिसने लॉन्गचेन के दिल को उसके लिए दुखी कर दिया। उस लड़की की तुलना में जिसने उस पर हमला किया था, ये बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। लॉन्गचेन को उम्मीद नहीं थी कि चू याओ का ऐसा पक्ष भी होगा। चलो बैठने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, इस तरह खड़े रहना अजीब है। लॉन्गचेन को बैठने के लिए एक साफ पत्थर मिला और चू याओ ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वो बैठी, वो अचानक एक चीख के साथ वापस उछल गई। क्या हुआ? चू याओ का चेहरा पूरी तरह लाल था। उसने गुस्से में जवाब दिया, ये सब तुम्हारी वजह से है। लॉन्गचेन को तुरंत समझ आ गया कि क्या बात थी और उसे दोषी महसूस हुआ। लेकिन अपनी पीठ के पीछे उसने अपने दाहिने हाथ को एक दो बार रगड़ा और उस पिछले अद्भुत एहसास को फिर से महसूस किया। चू याओ ने अपनी स्पेशल रिंग से एक लंबा कंबल निकाला और पत्थर को ढकने के बाद धीरे से बैठी। लेकिन सतह को छूते ही उसने फिर भी अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था। उस बारे में मुझे खेद है। लॉन्गचेन ने शर्मिंदगी में माफी मांगी। उसकी वे हरकतें बिल्कुल एक कुलीन सज्जन की छवि के अनुरूप नहीं थी, लेकिन उस समय लॉन्गचेन को सभ्य बनने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा काटे जाने के दौरान वो बहुत दबाव में था। उसकी वे सहज क्रियाएं वास्तव में उसका फायदा उठाने के लिए नहीं थीं। मैं आज तक तुम्हारे जैसे भयानक व्यक्ति से कभी नहीं मिली। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे मारा है। चू याओ की आंखें शिकायत के साथ लाल हो गईं। अरे रो मत, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें भी मुझे वापस मारने दूं? जब लॉन्गचेन ने देखा कि वो रोने वाली है, तो उसने जल्दी से मजाक किया। हाँ, तुम्हें वहां कौन मारना चाहेगा? तुम बहुत बुरे इंसान हो। चू याओ तुरंत उस पर हंस पड़ी। उसकी भावनाओं में पूरी तरह बदलाव आ गया। वो थोड़ा निश्चिंत हुआ कि वो अब रोने वाली नहीं थी। एक राजकुमारी को मारना वास्तव में साहसी काम था, यहां तक कि उसके लिए भी। लॉन्गचेन, हालांकि तुम एक बुरे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम धोखेबाज नहीं हो जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए मुझसे झूठ बोलोगे। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चू याओ ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, बस अगली बार मुझे जाल में मत फंसाना। सच कहूं तो मुझे सच में डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। लॉन्गचेन हंसा। चू याओ भी हंसी। उसे याद आया कि जब उसने उसे पहले गिराया था तो वो कितना दयनीय लग रहा था। साथ हंसने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। चू याओ वास्तव में उन चीजों के बारे में बात करने लगी जो वो और उसका छोटा भाई झेल चुके थे। शायद ये पहली बार था जब वो जो चाहे कह सकती थी, इसलिए उसने लॉन्गचेन को कई बातें बताईं। चू याओ, तुम्हें महाराज को देखे हुए कितना समय हो गया है? उसने सिर हिलाया। जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। मेरे छोटे भाई ने तो उन्हें एक बार भी नहीं देखा। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने कुछ सवाल न पूछने का फैसला किया। चू याओ के साथ उसकी दोस्ती अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए वो अचानक संवेदनशील सवाल नहीं पूछ सकता था। लेकिन वो वास्तव में जानना चाहता था कि शाही महल की स्थिति क्या थी। वास्तव में लॉन्ग परिवार को कौन निशाना बना रहा था? सम्राट 5 साल से एकांतवास में थे, जिसके बाद लॉन्ग तियानक्सियाओ को वापस आने का बुलावा आया था।
लेकिन उसी समय लोंग तियानक्सियाओ ने शाही आदेशों को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। उस अवधि के दौरान आखिर क्या हुआ था? इसके अलावा उसके पिता ने 10 साल से अधिक समय से कोई संदेश वापस नहीं भेजा था। क्यों? क्या उन्होंने सच में अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया था? हालांकि अब उनके बारे में उसकी यादें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन लोंग तियानक्सियाओ की दृढ़ छवि लोंगचेन के दिल में गहराई से अंकित थी। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं थे। लेकिन फिर क्या चल रहा था? लोंगचेन एक बड़ी पहेली में फंसा हुआ था, लेकिन वो इसे सुलझाने में जल्दबाजी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सच्चाई के जितना करीब जाएगा, ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा। उचित ताकत मिलने से पहले लोंगचेन को खुद को छिपाए रखने की जरूरत थी। लोंगचेन ने कुछ घुमावदार सवाल पूछना जारी रखा, जैसे कि अन्य राजकुमारों के साथ क्या चल रहा है आदि। चू याओ को लोंगचेन के इरादों का अंदाजा नहीं हुआ और उसे लगा कि लोंगचेन बस उसमें दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए वो जवाब देती रही। ऐसी महिला को धोखा देने में उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई, इसलिए उसने और अधिक ग्लानि से बचने के लिए पूछना बंद कर दिया। चूंकि वो सच्चाई के करीब और करीब पहुंच रहा था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाए। अब जब उसके फेंगफू स्टार का प्रारंभिक संघनन पूरा हो गया था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई थी, तो वह गोलियों पिल्स को परिष्कृत करने की गति बढ़ा सकता था और फेंगफू स्टार को पोषण देना जारी रख सकता था। एक बार जब फेंगफू स्टार अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता, तो वो ब्लड कंडेंसेशन की ओर बढ़ सकता था। ब्लड कंडेंसेशन के स्तर पर पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति सच्चा योद्धा मार्शल आर्टिस्ट बनता है। अभी वो बहुत कमजोर था। दूसरी चीज जिसने उसे सुखद आश्चर्य दिया वो ये थी कि जैसे जैसे फेंगफू स्टार बड़ा हुआ, उसका भौतिक शरीर भी उसके साथ बदल गया और मजबूत हो गया। फेंगफू स्टार उसके पूरे शरीर को पोषण देने वाले एक झरने की तरह था। उसके वर्तमान परिवर्तन ने उसे अपने पुराने स्वरूप से बहुत अलग बना दिया था। उसका सबसे बड़ा सहारा 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट था, लेकिन ये तकनीक बहुत रहस्यमय थी। उसकी यादों में केवल इतना था कि इसकी साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में और कुछ नहीं था। चू याओ पूरे 4 घंटे तक बकवास करती रही और फिर उसे शर्म महसूस होने लगी और वो लोंगचेन से सवाल पूछने लगी। लोंगचेन हंसा और उसने कुछ दिलचस्प बातें बताईं। उसने अपने कड़वे दुखों के बारे में कुछ नहीं कहा। जाहिर तौर पर लोंगचेन के पास असाधारण वाक्पटुता थी। चू याओ की ओर से समय समय पर खिलखिलाहट गूंजती रही। वो जिद्दी और मनमर्जी राजकुमारी अब एक चाहत भरी युवती में बदल गई थी। जब सूरज ढलने लगा, तब उन दोनों को एहसास हुआ कि कितना समय बीत चुका है। चू याओ ने पूछा, लोंगचेन, क्या मैं भविष्य में तुमसे मिलने और साथ घूमने आ सकती हूँ? लोंगचेन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वो शाही परिवार के किसी भी व्यक्ति के करीब होने से डरता था, लेकिन चू याओ की आशा से भरी आंखों को देखकर वो मना नहीं कर पाया। बेशक, लेकिन ये हमारे बीच एक राज रहना चाहिए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों ने दूसरी तरफ देखा। उसने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, तो अब मुझे जाना होगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं घर पैदल चला जाऊंगा। अगर राजकुमारी को उसकी सवारी पर किसी पुरुष साथी के साथ देखा गया, तो ये निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत लाएगा। चू याओ भी समझ गई और उड़ने से पहले लोंगचेन को विदाई दी। उसे धीरे धीरे ओझल होते देख उसके दिल में एक असहज भावना पैदा हुई। काफी देर बाद उसने आह भरी और वापस चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि अनगिनत विशिष्ट सैनिकों एलीट ट्रूप्स ने लोंग हवेली को पूरी तरह से घेर रखा था। उसका चेहरा काला पड़ गया और मारने की मंशा तुरंत सतह पर आ गई। जब तुम खुद मौत को दावत देने आए हो, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके दिल का गुस्सा अब और नहीं दबाया जा सकता था, क्योंकि उसने सीधे उन विशिष्ट सैनिकों पर हमला बोल दिया जो उसके घर को घेरे हुए थे। अध्याय 18 सैविज मार्किस, क्रूर सामंत। सैकड़ों सैनिकों ने लोंग हवेली को घेर रखा था, जिससे एक कड़ा घेरा बन गया था। घोड़े पर सवार एक बख्तरबंद अधेड़ व्यक्ति अहंकार से श्रीमती लोंग को नीचे की ओर देख रहा था। श्रीमती लोंग उस आदमी से बात करते समय पीली पड़ गई थीं, जबकि बाओएर और घर के अन्य सदस्य सैनिकों के डर से सहमे हुए थे। जब लोंगचेन प्रकट हुआ, तो उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वो ठंडे स्वर में चिल्लाया, लोंगचेन, तुमने कुलीन उत्तराधिकारी झाओ याओयांग को बिना किसी कारण के अत्यंत गंभीर रूप से घायल किया है। हमें तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। क्या तुम स्वेच्छा से चलोगे? ये सैनिक कुलीन वर्ग के थे, जिनके चारों ओर खून की गंध और भारी आभा थी। श्रीमती लोंग ने हत्या की मंशा का ऐसा प्रदर्शन पहले कभी कहाँ देखा था। वह कागज की तरह पीली पड़ गई थीं और लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाली थीं। अगर बाओएर उन्हें सहारा नहीं देती, तो वो वास्तव में गिर जाती। लोंगचेन ने सभी सैनिकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी मां के पास गया। उन्हें इतना डरा हुआ देखकर उसके दिल को ठेस पहुंची। मां, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक सपना है।
जब आप जागेंगी तो ये सब गायब हो जाएगा, लॉन्गचेन ने धीरे से उनका हाथ थामते हुए कहा। उसके शब्दों के साथ एक कोमल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति निकली। श्रीमती लॉन्ग की पलकें भारी हो गईं और वो गहरी नींद में सो गईं। बाओएर, झांगमा, क्या आप मेरी माँ को अंदर ले जाने में मेरी मदद कर सकती हैं? लॉन्गचेन अपनी माँ को इतना डरा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें सीधे सोने के लिए मजबूर कर दिया था। अन्यथा एक सामान्य इंसान के रूप में इतने बड़े डर का अनुभव करने से वो बीमार पड़ सकती थी। बाओएर और झांगमा श्रीमती लॉन्ग को अंदर ले गए, जबकि लॉन्गचेन ने बाकी सभी से दरवाजे बंद करने को कहा। घोड़े पर बैठे व्यक्ति को देखते हुए और उससे निकलने वाली हल्की ब्लड क्यूई रक्त ऊर्जा को महसूस करते हुए लॉन्गचेन के चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। तो ये सिर्फ आधा अधूरा ब्लड कंडेंसेशन स्तर का योद्धा है। लॉन्गचेन को बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च और शक्तिशाली व्यवहार करते देख उस व्यक्ति ने गुस्से में आंखें घुमाई। लॉन्गचेन, तुमने एक गंभीर अपराध किया है, इतना गंभीर कि कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या तुम मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हो? वो ठंडे स्वर में चिल्लाया। हूं? तुम सिर्फ एक सार्जेंट हो। तुम्हारे जैसा कुत्ता मुझे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता है? मुझे मत हंसाओ, लॉन्गचेन ने उसका मजाक उड़ाया। फिनिक्स क्राई साम्राज्य में सार्जेंट सबसे निचला कमांडिंग पद था। ऐसे व्यक्ति के पास कोई पिछला पराक्रम या वास्तविक शक्ति नहीं होती थी, ये सिर्फ एक छोटी टीम लीडर की भूमिका थी। लेकिन यह विशेष व्यक्ति उस पद पर पहुंचने के बारे में इतना उत्साहित था कि वो इसके बारे में चुप ही नहीं होता था। जैसे ही वो सार्जेंट बना था, उसे अपनी भूमिका की आदत हो गई थी। लॉन्गचेन के शब्द अब जहरीले तीरों की तरह थे, जो सीधे उसके दिल में जा लगे। उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। वो एक निम्न मूल का था और उसने सार्जेंट के पद तक पहुंचने के लिए सेना के शिविर में 10 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष किया था और उसके बाद ही उसे पदोन्नत किया गया था। उसकी वर्तमान सबसे बड़ी उपलब्धि का अब बेरहमी से अपमान किया जा रहा था, जिससे उसकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई। लॉन्गचेन, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। उस आदमी ने अपने दांत पीसे और उसका हाथ उसकी बेल्ट पर टंगी तलवार पर चला गया। अगर तुमने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। लॉन्गचेन ने अपने हाथ पीछे की ओर बांध लिए। उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। वो ऊंचा नहीं था और उसमें जरा सा भी गुस्सा नहीं था। वो बिल्कुल एक आत्मविश्वास से भरे शक्तिशाली विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। तुम मौत मांग रहे हो? वो आदमी दहाड़ा और घोड़े से आगे की ओर कूदा। उसने लॉन्गचेन पर मुक्का ताना। उसके पूरे शरीर में ब्लड क्यूई का संचार हुआ और उसके शरीर पर एक लाल चमक दिखाई दी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने ब्लड कंडेंसेशन स्तर की शक्ति का एक अंश इस्तेमाल किया था। लॉन्गचेन की नज़र बिजली की तरह तेज और चेहरा ठंडा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुक्का भी छोड़ दिया। धमाका, बूम! जब दोनों मुक्के मिले तो तेज हवाएं चलने लगीं। विस्फोट के कारण दोनों पक्ष कई कदम पीछे हट गए। तुम वास्तव में सिर्फ इतनी सी क्षमता के साथ इतने उद्दंड हो? लॉन्गचेन ने ठंडेपन से मजाक उड़ाया। उस आदमी के हाव भाव बदल गए। एक अपाहिज कहे जाने वाले व्यक्ति द्वारा उपहास किए जाने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मर जाओ! उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे लॉन्गचेन की गर्दन की ओर चलाया। हवा को चीरने वाली एक आवाज लोगों के कानों में चुभी, जिससे उन्हें भीतर से ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। लॉन्गचेन का पैर जमीन पर थपका और वो एक भूत की तरह कई फीट पीछे हट गया, जिससे उसने हमले को पूरी तरह से टाल दिया। इस बचाव के लिए उसने नए सीखे गए विंड चेसिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो अभी भी इसके शुरुआती स्तर पर था, लेकिन लॉन्गचेन की पिल गॉड, औषधि देवता की यादों के कारण उसे मानव शरीर की नसों, मेरिडियंस की अतुलनीय समझ थी। ऐसी समझ के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो दशकों से इसका अभ्यास कर रहा हो। एक ही कदम के साथ वो एक सैनिक के सामने पहुंच गया और उसने हाथ बढ़ाया। वह सैनिक अत्यंत चकित था और उसने रोकने के लिए अपनी तलवार जल्दी से ऊपर उठाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ हिला और तलवार गायब हो गई। अगले ही क्षण वो लॉन्गचेन को देख सकता था, जो सार्जेंट पर अपनी तलवार से बेरहमी से वार कर रहा था। सार्जेंट अभी भी अपने पिछले हमले के कारण संतुलन खोया हुआ था और खुद को तैयार नहीं कर पाया था। लॉन्गचेन का पीछे हटना, तलवार छीनना और हमला करना, ये सब एक ही सांस में हुआ था। अपनी ओर आती तलवार की आवाज ने उसे चौंका दिया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। धमाका! विस्फोट के बाद सार्जेंट को ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जिसका वो सामना नहीं कर सकता था और उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया, उसका कलेजा मुंह को आ गया। जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों के अपने वर्षों के अनुभव के साथ उसने अनजाने में अपनी तलवार ऊपर उठाई। एक और बड़े विस्फोट के साथ हर तरफ चिंगारियां उड़ी, क्योंकि एक ठंडी रोशनी दर्जनों मीटर दूर एक पेड़ में जा धंसी।
इससे पहले उस सार्जेंट ने लॉन्ग चेन के वार को रोकने के लिए अपने आश्चर्यजनक अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो लॉन्ग चेन की भयानक ताकत का सामना नहीं कर पाया था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का हिस्सा फट गया और उसकी तलवार उड़ गई। अब सार्जेंट के पास अपना पिछला अहंकार नहीं बचा था। वो पूरी तरह से स्तब्ध और निराश था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमकी जो यमराज के दरांती स्काइद जैसी लग रही थी। नहीं, वो खौफनाक चीख हवा में गूंजी और सार्जेंट का सिर हवा में उड़ गया। उसका चेहरा सदमे और अनिच्छा के भाव से विकृत था। जैसे ही उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, उसे अचानक याद आया कि लॉन्ग चेन ने पहले क्या कहा था, अगर तुमने अपनी तलवार निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। अब उसे अंततः विश्वास हो गया कि लॉन्ग चेन उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने केवल सच बोला था। दुर्भाग्य से उसे ये एहसास बहुत देर से हुआ। उसका बिना सिर वाला धड़ जमीन पर गिर गया। सिर काफी देर तक हवा में लुढ़कता रहा और फिर जमीन पर गिरकर दूर तक लुढ़क गया। जहां तक सैनिकों की बात है, वे सब हक्के बक्के रह गए। उनके हाथों में हथियार इस समय बहुत भारी महसूस हो रहे थे। वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले खून देखा था, लेकिन आज जैसा निर्मम दृश्य कभी नहीं देखा था। लॉन्ग चेन का चेहरा शुरू से अंत तक पूरी तरह से भावहीन था। उसने बिना पलक झपकाए हत्या की थी। ये गुस्से में होने से भी ज्यादा डरावना था। लॉन्ग चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मारने की? क्या तुम्हें विश्वास है जब मैं कहता हूं कि मैं पूरे लॉन्ग हवेली को नष्ट कर दूंगा? अचानक दूर से एक गुस्सैल चीख सुनाई दी। एक प्रतिष्ठित अधेड़ व्यक्ति दर्जनों विशेषज्ञों के साथ वहां आया। क्या तुम आखिरकार बाहर आ ही गए? लॉन्ग चेन मन ही मन ठंडे स्वर में हंसा। जैसे ही वो पहुंचा था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस का उपयोग करके आसपास की टोहली थी और दूर से छिपे हुए उन लोगों को देखा था। सैवेज मार्किस, तुम वास्तव में अपने नाम के लायक हो। तुम्हारे जैसे नाम वाले व्यक्ति से मैं इसी तरह के अनुचित हमले की उम्मीद करूंगा। लॉन्ग चेन ने आलस से अपने घर के गेट के सामने एक पत्थर के शेर के सहारे झुकते हुए कहा। आज साहित्य भवन में तुमने 7वें राजकुमार के खिलाफ अपराध किया, मेरे बेटे को गंभीर रूप से घायल किया और अब तुमने मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मार डाला है। चाहे तुम इसे कैसे भी घुमाने की कोशिश करो, मैं देखना चाहूंगा कि तुम इससे कैसे बचते हो। देखते हैं अब तुम्हें बचाने कौन आएगा। सैवेज मार्किस गुस्से में चिल्लाया। इस व्यक्ति को देखते हुए जो उसके पिता की तरह प्रसिद्ध था, उसके होठों के कोने पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। ऐसी कमजोर विधियों वाला व्यक्ति उसके पिता की तरह प्रसिद्ध था? क्या बकवास है। झो वेकिंग, क्या तुम उम्र बढ़ने के साथ और मूर्ख हो गए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लॉन्ग चेन कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे बचाने की जरूरत है? तुम सच में एक बेवकूफ हो। अपनी पोशाक से जेड की गोली टैबलेट निकालते हुए उसने उससे कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो। क्या तुम देख सकते हो कि ये क्या है? जब झो वेकिंग, जिसे सैवेज मार्किस के नाम से भी जाना जाता था, ने जेड टैबलेट पर नक्काशीदार पिल फर्नेस का चित्र देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे में बदल गया। यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास एक पिल अप्रेंटिस, औषधि प्रशिक्षु का टैबलेट कैसे हो सकता है? क्या यह नकली है? झो वेकिंग ने गुस्से में पूछा। बेवकूफ, तुम सच में सठिया गए हो। ठीक है, तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए मैं तुम्हें इसे और करीब से देखने का मौका दूंगा। लॉन्ग चेन ने जेड टैबलेट सीधे झो वेकिंग की ओर फेंक दिया। जब उसने इसे ध्यान से देखा तो उसका चेहरा और भी अधिक चकित हो गया। एक शक्तिशाली रईस के रूप में वो अल्केमिस्ट गिल्ड के स्टेटस टैबलेट की सच्चाई को कैसे नहीं पहचान सकता था? और ठीक इसलिए क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था, उसके हाव भाव इतने स्तब्ध थे। जिस व्यक्ति ने इस टैबलेट पर हस्ताक्षर किए थे वो वास्तव में यून क्यू ई था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में दिमाग रखने वाला हर व्यक्ति उस ग्रैंड मास्टर का नाम जानता था। यहां तक कि शाही परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी अल्केमिस्टों का सम्मान करना पड़ता था। साम्राज्य में अल्केमिस्ट गिल्ड का बहुत ऊंचा प्रभाव था। क्या अब तुम देख पा रहे हो झो वेकिंग? क्या तुम मेरा टैबलेट मुझे वापस कर सकते हो? लॉन्ग चेन ठंडे स्वर में हंसा और स्तब्ध झो वेकिंग को देखा। सैवेज मार्किस के चेहरे के हाव भाव बेहद गंदे थे। वो अपने हाथों में जेड टैबलेट को कुचलना और लॉन्ग चेन को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं जानता था कि लॉन्ग चेन ने यह टैबलेट कैसे प्राप्त किया, लेकिन इसके होने का मतलब था कि लॉन्ग चेन अल्केमिस्ट गिल्ड के लोगों में से एक था। वे लोग साम्राज्य के कानूनों से ऊपर थे और उसके पास हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। झो वेकिंग पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने लॉन्ग चेन को टैबलेट वापस कर दिया, लेकिन उसी क्षण लॉन्ग चेन के हाव भाव अचानक बदल गए और वो ठंडे स्वर में चिल्लाया, झो वेकिंग, आज तुमने तलवारों के साथ एक पिल अप्रेंटिस के घर को घेरा, जो कि एक जघन्य अपराध है। अगर तुम मुझे इसका हर्जाना नहीं दोगे तो मैं कल अल्केमिस्ट गिल्ड जाऊंगा और फिनिक्स क्राई साम्राज्य के लिए तुम्हें दंडित करने का आवेदन भरूंगा। झो वेकिंग के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया।
अल्केमिस्ट गिल्ड की सजाएं निश्चित रूप से डरने लायक थीं। वे साम्राज्य को औषधीय गोलियों पिल से काट देंगे, जो साम्राज्य की जीवन रेखा का गला घोटने के समान था। ऐसा लगता है कि मुझे आज जो हुआ उसकी स्पष्ट समझ नहीं है। मैं तुरंत वापस जाकर जांच करूंगा और तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा। लॉन्गचेन की वर्तमान स्थिति के साथ झो वेकिंग केवल अपना गुस्सा पीकर रह सकता था। ये पहली बार था जब लॉन्गचेन ने इस सैवेज मार्किस की प्रशंसा की थी। अपनी ही बेइज्जती को निगलने की उसकी क्षमता काफी अद्भुत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 10 से अधिक वर्षों के बीतने के बावजूद वो अभी भी ब्लड कंडेंसेशन स्तर पर ही बना रहा। उसने अपना सारा समय शायद बेइज्जती सहने की ट्रेनिंग में ही बिताया होगा। चाहे तुम कैसे भी और क्या भी जांच करो, कल मेरे जागने से पहले मेरी हवेली पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए, वरना खैर तुम जानते हो कि क्या होगा। लॉन्गचेन ने ठंडे स्वर में हुकार भरी और उस धोखेबाज लोमड़ी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वो सीधे अपनी हवेली के अंदर चला गया और दरवाजे जोर से बंद कर लिए। वो आज के मामलों से बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। सुबह साहित्य भवन में, दोपहर में सनसेट माउंटेन पर और शाम को अपनी हवेली के गेट पर। एक दिन में 3 बार लड़ना निश्चित रूप से किसी को भी चिढ़ाने के लिए काफी था, लेकिन कम से कम दोपहर में जो हुआ वो थोड़ा सुखद था। लॉन्गचेन के जाने के बाद सैवेज मार्किस का चेहरा राख की तरह पीला पड़ गया। वो यहाँ जिस लक्ष्य के साथ आया था उसका एक अंश भी प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि उसने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जल्दी करो और इस कचरे को साफ करना शुरू करो। भले ही तुम्हें इसे साफ करने के लिए जमीन पर पड़े, खून के धब्बों को चाटना पड़े, जल्दी करो और इसे करो। गुस्से से भरे मन और उसे निकालने की कोई जगह न होने के कारण सैवेज मार्किस ने इसे अपने सैनिकों पर निकाला, उन्हें कोसते और चिल्लाते हुए। अंत में वो अकेला चला गया। लानत है, वो छोटा छोकरा अल्केमिस्ट गिल्ड में कैसे घुस गया? अब ये परेशानी का सबब बनेगा। सैवेज मार्किस ने मन ही मन अंधेरे में बुदबुदाया। अपने आसपास किसी को न देखकर उसने शाही महल की ओर चलना शुरू कर दिया। क्या अध्याय 19 सौंदर्य पुनर्जीवन अमृत फेशियल रिजुविनेशन एलिक्सर। शाही महल के एक छोटे से कमरे में 20-25 साल का एक सुंदर युवक शांति से सैवेज मार्किस झो वेकिंग की रिपोर्ट सुन रहा था। ये सब बहुत अचानक हुआ और मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे था, इसलिए आपके सेवक ने अपने दम पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मैं चौथे राजकुमार से क्षमा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ, सैवेज मार्किस ने कहा। वह सुंदर युवक चौथा राजकुमार चू शिया था, लेकिन अन्य राजकुमारों से उसे जो बात अलग करती थी वो ये थी कि वो केवल एक शाही उपपत्नी का पुत्र था। हालांकि वो भी एक राजकुमार था, लेकिन उसकी स्थिति दूसरों की तुलना में काफी कम थी। लेकिन अपने शांत और विनम्र स्वभाव के कारण उसने दूसरों की ईर्ष्या को हवा नहीं दी और इसलिए सभी राजकुमारों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। साम्राज्य के लगभग सभी रईसों को लगता था कि चौथे राजकुमार में सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए सबसे अच्छी योग्यता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने सही मां की कोख से जन्म नहीं लिया था। चौथे राजकुमार चू शिया ने सिर हिलाया और कहा, तुमने कार्रवाई न करके सही किया। लॉन्गचेन का अचानक से अल्केमिस्ट बन जाना निश्चित रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक है। हाँ, जब मैंने उसका टैबलेट देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस कचरे लॉन्गचेन का अल्केमिस्ट बनना बहुत ही अपमानजनक और अविश्वसनीय है। सैवेज मार्किस भी अपना सिर हिला रहा था और अभी भी उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। यह दिलचस्प है, तुम्हारे बेटे द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये लॉन्गचेन पूरी तरह से बदल गया है और अब इतना मजबूत हो गया है कि वो हाफ स्टेप ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ को मारने में सक्षम है। यहाँ जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं अधिक रहस्य हो सकता है। चौथा राजकुमार कुछ देर टहला और फिर बोला, वापस जाओ और लॉन्ग हवेली की गतिविधियों पर पैनी नजर रखो। देखो कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर जाता है। याद रहे, पकड़े मत जाना। यह सेवक इसे संभाल लेगा। लेकिन जहां तक लॉन्गचेन की बात है, सैवेज मार्किस थोड़ा हिचकिचाया। उसे कुछ समय तक परेशान मत करो, वह केवल एक मोहरा है। जब तक वो बिसात से बाहर नहीं कूदता, भले ही उसके पास कोई संरक्षक हो, वो अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा। उसकी वर्तमान स्थिति एक संवेदनशील विषय है। अपने बेटे को अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए कहो। वैसे तुम्हारे बेटे की चोटें कैसी हैं? चौथे राजकुमार ने पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमार। उपचार के बाद वो खतरे से बाहर है, सैवेज मार्किस ने जल्दी से उत्तर दिया। लेकिन सच तो ये था कि जब झाओ याओयांग को वापस लाया गया था तो सैवेज मार्किस वास्तव में बहुत डर गया था। वे चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसने अपने बेटे को पहचाना तक नहीं था। लेकिन सौभाग्य ये था कि चोटें भले ही डरावनी दिख रही थीं, लेकिन आंतरिक घाव बहुत गहरे नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्गचेन ने उसे अपनी जान बचाने के लिए एक औषधीय गोली खिला दी थी। उपचार के थोड़े ही समय में और बहुत सारा सोना खर्च करने के बाद झाओ याओयांग अब उठने और चलने में सक्षम था।
अस्थायी रूप से दूसरों के साथ लड़ने में असमर्थ होने के अलावा उसे कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ये तो अच्छी बात है। वापस जाओ और याद रखो जो मैंने कहा। उन पर कड़ी नजर रखो और जैसे ही कुछ अजीब हो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। जी, आपका सेवक आज्ञा लेता है। सैवेज मार्किस के जाने के बाद चौथा राजकुमार खिड़की के पास गया। बाहर घने अंधेरे को घूरते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। रात का काला पर्दा हमेशा नहीं रह सकता, सूरज की रोशनी जल्दी ही आएगी। लॉन्ग तिया नक्सियाओ, तुम कब तक विरोध कर पाओगे? ... अगले दिन सुबह जब लॉन्ग परिवार के लोगों ने बड़े द्वार खोले तो उन्होंने पाया कि फर्श पर पूरी तरह से नई टाइलें लगा दी गई थीं, जिससे हवेली के लोग दंग रह गए। वे नहीं जानते थे कि सैवेज मार्किस के लोगों ने उन सभी टाइलों को पूरी तरह से खोद डाला था जिन पर खून के धब्बे लगे थे। टाइलें निकाले जाने के बाद उबड़ खाबड़ जमीन देखकर उस व्यक्ति सार्जेंट के वरिष्ठ ने, जिसे लॉन्ग चेन ने कोसा था, विचार किया और आश्वस्त होने के लिए अपने अधीनस्थों को पूरे फर्श पर फिर से टाइल लगाने का आदेश दिया था। लॉन्ग चेन ये देखकर उपहास के साथ मुस्कुराया। वे बचकाने लोग केवल कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना जानते थे। अब वे अधिक सभ्य व्यवहार करेंगे। बिस्तर से उठने के बाद लॉन्ग चेन ने सबसे पहले अपनी मां को देखने का काम किया। जब वो जागी तो ऐसा लग रहा था जैसे कल जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था। चेनर, कल क्या हुआ था? हालांकि उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी वो थोड़ी घबराई हुई थी। माँ, आपका बेटा अब बड़ा हो गया है और एक सच्चा मर्द बन गया है। बिल्कुल मेरे पिता की तरह मैं भी इस परिवार को हवा और बारिश से बचा सकता हूँ। लॉन्ग चेन ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए गंभीरता से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो बहुत कुछ जाने, आखिर वो एक साधारण इंसान थी। इससे पहले लॉन्ग चेन ने उनके शरीर की जांच की थी। उनकी नसें मेरिडियंस बहुत छोटी थीं और ऐसा नहीं था कि उनके पास स्पिरिट रूट खराब था, बल्कि उनके पास कोई स्पिरिट रूट था ही नहीं। इसके अलावा उसकी माँ अब लगभग 40 साल की थीं और उनके पास 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। वैसे भी ये एक यांग साधना पद्धति थी, महिलाएं इसमें प्रशिक्षण नहीं ले सकती थीं। लॉन्ग चेन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उसके पास अपनी माँ के प्राकृतिक गठन को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वो उनके लिए केवल इतना ही कर सकता था कि उन्हें चिंता मुक्त रखे। अपने बेटे को रातों रात बड़ा होते देखकर श्रीमती लॉन्ग को अपने साहसी पति की छवि याद आ गई। वो भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छे बच्चे, माँ अब तुमसे और कुछ नहीं पूछेगी। माँ को तुम पर भरोसा है। लॉन्ग चेन ने जल्दी से अपनी माँ के आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, माँ, आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। फिर उसने अपनी स्पेशल रिंग को छुआ, जिससे उसके हाथ में जेड की एक बोतल आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, श्रीमती लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें स्पेशल रिंग कहाँ से मिली? लॉन्ग चेन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसकी माँ की नज़र इतनी संदेहास्पद क्यों लग रही थी? बेशक वो जानता था कि अपनी माँ से हमेशा चीज़ें छिपाना समाधान नहीं है। अपनी माँ की चिंताओं को दूर करने के लिए उसने उन्हें अपने अल्केमिस्ट होने के बारे में बता दिया। वैसे भी लोगों को इसके बारे में जल्द या बाद में पता चल ही जाएगा, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लॉन्ग चेन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए ये भी कहा कि पीटे जाने के बाद किस्मत उस पर चमकी और उसकी नसें खुल गईं, जिसका अर्थ था कि वो अब साधना कर सकता था। और उसने पिल फ्लेम, औषधि की ज्वाला को भी जागृत कर लिया था और अल्केमिस्ट बनने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। जब वो अल्केमिस्ट गिल्ड गया था तो उसकी मुलाकात संयोग से ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई से हुई थी। उसने तुरंत उस अवसर का लाभ उठाया और अपनी दयनीय स्थिति का हवाला देकर उनके करीब पहुंच गया। लॉन्ग चेन ने अपनी बातों से ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई को प्रभावित किया, जिन्होंने आखिरकार हार मान ली और उसे अल्केमिस्ट बनने की अनुमति देने के लिए एक अपवाद बनाया। ये चौंकाने वाली बातें सुनकर श्रीमती लॉन्ग पूरी तरह से चकित रह गईं। लेकिन लॉन्ग चेन ने गंभीरता से कसम खाई कि ये सच है और अपनी माँ को जांचने के लिए अपना टैबलेट भी दिखाया। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। हालांकि वो योद्धा नहीं थीं, लेकिन वो अल्केमिस्टों के बारे में जानती थीं। वो एक अत्यंत महान पेशा था। लॉन्ग चेन का अल्केमिस्ट बनना कई पीढ़ियों के भाग्य के बराबर था। माँ, हिलना मत, मैं इसे लगाने में आपकी मदद करता हूँ। बोतल से उसने औषधीय तरल की कुछ बूंदें निकाली। उसने इसे धीरे से अपने हाथ पर लगाया, जिससे कमरे में एक ताज़ा सुगंध फैल गई। इसकी एक सांस ही इंसान को पूरी तरह से शांत कर सकती थी। ये देखकर कि लॉन्ग चेन अब कितना गंभीर है, श्रीमती लॉन्ग बिल्कुल नहीं हिली। लॉन्ग चेन ने धीरे से उनके चेहरे पर औषधीय तरल लगाया। तुरंत उनके चेहरे पर एक ठंडी और आरामदायक अनुभूति फैल गई। चेनर, आखिर ये क्या है? यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, श्रीमती लॉन्ग ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास का आनंद लिया। हे, ये एक विशेष खजाना है जो आपका बेटा आपके लिए लाया है।
बस स्थिर रहें, लॉन्ग चेन हंसा। शरारती बच्चा। उसे हंसते हुए और जवाब देने से इनकार करते देख श्रीमती लॉन्ग मुस्कुरा दी। उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने लॉन्ग चेन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब जब वो बड़ा हो गया था तो वो आखिरकार समझ गया था कि मातृभक्ति क्या होती है, इसलिए उनका हृदय गदगद हो गया। ठीक है, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। श्रीमती लॉन्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि लॉन्ग चेन ने उनके सामने दर्पण मिरर पकड़ा हुआ था। क्या? अपनी ही परछाई को देखकर वो आश्चर्य से चिल्ला उठी। अपना सिर बाएं और दाएं घुमाते हुए उन्होंने पाया कि ये निश्चित रूप से वही थीं, लेकिन अब वो बहुत छोटी दिख रही थीं। उनकी आंखों के पास की झुर्रियां काफी हद तक कम हो गई थीं। उनकी त्वचा जो रूखी होने लगी थी अब अत्यंत चिकनी हो गई थी और वो अब कम से कम 1 दशक छोटी लग रही थीं। चेनर, क्या मैं सपना देख रही हूँ? श्रीमती लॉन्ग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आप सपना देख रही हैं या नहीं, लेकिन अगर आप खुद को ऐसे ही देखती रहीं तो दोपहर के भोजन का समय हो जाएगा, लॉन्ग चेन हंसा। श्रीमती लॉन्ग का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने लॉन्ग चेन को हल्के से थपथपाया। बुरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मां को चिढ़ाने की? अभी इतनी देर नहीं हुई है। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। न केवल उनका चेहरा जवान लग रहा था बल्कि उनका मन भी बहुत हल्का हो गया था। मां, मैंने ये सौंदर्य पुनर्जीवन अमृत केवल आपके लिए बनाया है। हालांकि इसकी औषधीय सामग्री औसत है, लेकिन यह आपको 30 साल की उम्र जैसा दिखाने के लिए काफी है। इस अमृत के लिए आमतौर पर मुख्य सामग्री के रूप में सौंदर्य पुनर्जीवन फल की आवश्यकता होती थी, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे और लॉन्ग चेन उन्हें कम समय में प्राप्त करने में असमर्थ था। उसने विकल्प के रूप में एक प्रकार की सौंदर्य पुनर्जीवन जड़ी बूटी का उपयोग किया था। इसका प्रभाव फल की तुलना में कम था, इसलिए ये लोगों को उनके बचपन के दिनों में तो नहीं लौटा सकता था, लेकिन उम्र को कुछ साल पीछे ले जाने में कोई समस्या नहीं थी। सच में? श्रीमती लॉन्ग प्रसन्न थीं। कौन सी महिला अपनी सुंदरता को पसंद नहीं करती? उनके पति एक दूसरे देश सीमा में थे और लॉन्ग चेन का शारीरिक गठन भी कमजोर था। इस कारण उनका मन बहुत तनाव में रहता था और इसी वजह से उनकी उम्र जल्दी ढलने लगी थी। अपनी मां को इतना थका हुआ देखकर लॉन्ग चेन को बहुत ग्लानि हुई। उनकी मां ने वास्तव में इस परिवार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मां, मैं ये बॉटल आपके पास छोड़ दूंगा। मैं आपको उपयोग करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां भी दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल से भी कम समय में जो हमें नहीं जानता होगा वो ये विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरी मां हैं। वे सोचेंगे कि आप मेरी बहन हैं। हा हा। लॉन्ग चेन ने अपनी मां का हाथ थामते हुए हंसकर कहा, यह चंचल बच्चा, ये मत भूलना कि हमने किस बात पर सहमति जताई थी। मेंग क्यूई एक ऐसी पत्नी है जिसे तुम जाने नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा तरीका अपनाना है, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। हालांकि वो अब खुश थीं, लेकिन ये मामला हमेशा उनके दिमाग में बना रहता था। जब लॉन्ग चेन ने मेंग क्यूई को छोड़ने की बात की थी तो उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ होगा। मेंग क्यूई जैसी सुंदर महिला को कोई भी पुरुष नहीं छोड़ेगा। जब उन्होंने सोचा कि विवाह समझौते मैरिज एग्रीमेंट के मामले में लॉन्ग चेन ने क्या किया था तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सच तो ये था कि अपनी लाचारी के कारण ही उनके बेटे को ये सब सहना पड़ा था। हकीकत में श्रीमती लॉन्ग मन ही मन और अधिक परेशान होने लगी थी, लेकिन लॉन्ग चेन ने इस बात को दोबारा कभी नहीं उठाया। अब जब उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया तो उन्हें तुरंत उस बात की याद आ गई। पहले लॉन्ग चेन उसका मुकाबला करने में असमर्थ था, लेकिन अब जबकि वो एक अल्केमिस्ट था, उसका रुतबा बढ़ गया था। वो इस बात को उठाए बिना नहीं रह सकी। अब एक मौका होना चाहिए। माँ, चिंता मत करो। क्या आप सच में मेरा स्वभाव नहीं जानती? मेरी कोई चीज छीनने की हिम्मत कौन करेगा? जब हम छोटे थे, क्या मैंने अपने चचेरे भाई को खिलौना चुराने पर इतना जोर से नहीं काटा था कि वो रोने और चिल्लाने लगा था? लॉन्ग चेन हंसा। हालांकि लॉन्ग चेन कुछ पल के लिए हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गायब हो गई। उसने अपनी मां की आंखों में संकट देखा। जब से उसके पिता को सीमा पर तैनात किया गया था, उसे याद आता था कि उसकी मां कभी भी अपने मायके नहीं गई थी। उनका अपना परिवार पहले से ही दयनीय स्थिति में था, इसलिए उसकी मां ने मदद मांगने के लिए कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की थी। लॉन्ग चेन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, आपका बेटा अब एक ऑल्केमिस्ट है। हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं, इसलिए ऐसी दुखद बातों के बारे में मत सोचिए। अपनी मां के साथ कुछ और समय बिताने और उनका मूड धीरे धीरे शांत होते देखने के बाद लॉन्ग चेन अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चल दिया। अध्याय 20, ऋण की सीमा, लाइन ऑफ क्रेडिट। अल्केमिस्ट गिल्ड पहुंचते ही लॉन्ग चेन ने सीधे यून क्यूई के रिफाइनिंग रूम, औषधि बनाने का कक्ष में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंतरिक प्रभाग इनर डिवीजन में प्रवेश किया, उसे रोक दिया गया। अल्केमिस्ट गिल्ड आंतरिक और बाहरी 2 प्रभागों में बटा हुआ था। बाहरी प्रभाग साम्राज्य के आम लोगों के लिए खुला था। अल्केमिस्ट बनने की सभी परीक्षाएं वहीं आयोजित की जाती थीं।
हालांकि आंतरिक प्रभाग ही वास्तविक अल्केमिस्ट गिल्ड था। पिछली बार लॉन्गचेन केवल इसलिए वहां प्रवेश कर पाया था क्योंकि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई खुद उसका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से तब उसे रोका नहीं गया था। अयोग्य लोग आंतरिक प्रभाग में प्रवेश नहीं कर सकते। दरवाजे पर खड़ा गार्ड लॉन्गचेन से कुछ ही साल बड़ा एक युवक था। उसने मेडिसिनल अप्रेंटिस औषधि प्रशिक्षु की पोशाक पहनी थी और उसके हाव भाव लॉन्गचेन को नीचा दिखाने वाले और अहंकारी थे। लॉन्गचेन हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपना टैबलेट दिखाया। फिर वो युवक के हैरान चेहरे को पीछे छोड़ते हुए सीधे अंदर चला गया। उसकी अकड़ को इतनी जल्दी सदमे में बदलते देख लॉन्गचेन खुद को प्रसन्न होने से नहीं रोक पाया। ऐसा लगा कि पुराना वो लॉन्गचेन बहुत लंबे समय तक दबाकर रखा गया था। अब जब वो आखिरकार अपना सिर उठा सकता था तो वो थोड़ा अनुशासनहीन और स्वार्थी होने लगा था। लेकिन वो मन ही मन जानता था कि उसके पास ऐसी तुच्छ चीजों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आंतरिक प्रभाग में प्रवेश करने पर लॉन्गचेन ने अपना माथा पीट लिया। वो ये पूछना भूल गया था कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई मौजूद भी हैं या नहीं। अगर वो यहाँ होते ही नहीं तो क्या ये पूरी यात्रा बेकार नहीं जाती? जब वो पछता रहा था तभी एक युवती उसके पास से गुजरी। बिना सोचे समझे उसने उसे रोका और पूछा, क्षमा करें, क्या आप जानती हैं कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई कहाँ हैं? वह युवती सिर झुकाए चल रही थी और अचानक रोके जाने पर वो थोड़ी चिड़चिड़ी लग रही थी। अपना सिर उठाकर उसने एक पतले और कमजोर युवक को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम ग्रैंडमास्टर यून क्यूई को क्यों ढूंढ रहे हो? लॉन्गचेन का ध्यान थोड़ा भटक गया। यह महिला बेहद सुंदर थी। हालांकि वो चू याओ और मेंग क्यूई के बराबर नहीं थी, लेकिन वो निश्चित रूप से एक ऐसी दुर्लभ सुंदरी थी जो हजारों मील में एक ही मिलती है। परंतु वो सुंदर तो थी, लेकिन उसकी नज़र लोगों को थोड़ा असहज कर रही थी। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ अहंकार था जिससे उसके प्रति अच्छा महसूस करना मुश्किल था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई कहाँ है। क्या ये युवती मुझे बता सकती है? लॉन्गचेन अंदर से थोड़ा नाखुश हो सकता था, लेकिन उसने बहुत विनम्रता से पूछना जारी रखा, आखिर तुम हो कौन? तुम ग्रैंडमास्टर यून क्यूई से क्यों मिलना चाहते हो? उसने चौकन्ने होकर पूछा। जवाब देने के बजाय 2 बार सवाल पूछे जाने पर लॉन्गचेन ने अपना सिर हिलाया और उसकी परवाह करना छोड़ दिया। वो किसी और से पूछने के लिए गहराई में चला गया। हे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं, तुम इतने असभ्य क्यों हो? जब लॉन्गचेन ने 2 बार पूछने के बावजूद जवाब नहीं दिया तो वो क्रोधित हो गई। लॉन्गचेन ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि वो उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम यहां दवा के लिए आई हो, है ना? क्या? उसने विचलित होकर पूछा। तुम्हें जरूर कोई मानसिक बीमारी होगी, इसलिए यहां वहां मत भागो। लॉन्गचेन का ठंडा जवाब अभी गूंजा ही था और वो जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। एक गुस्से भरी चीख के साथ उस युवती की हथेली उसके दिल की ओर बढ़ी। छोकरे, तुम मौत मांग रहे हो। लॉन्गचेन अंदर से काफी चौंक गया। वो महिला दिखने में कमजोर और नाजुक लग रही थी, लेकिन उसके हमले से इतनी शक्तिशाली हवा पैदा हुई कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो चौंकाने वाले रूप से क्यूई कंडेंसेशन के शिखर पीक पर थी। जहां तक उस हथेली के प्रहार की बात थी, उसमें उसकी पूरी ताकत समाहित थी। चूंकि लॉन्गचेन की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके फेंगफू स्टार के भीतर छिपी हुई थी, इसलिए वो एक बहुत ही कमजोर विद्वान की तरह लग रहा था। सामान्य क्यूई कंडेंसेशन योद्धा भी ऐसी हथेली से बुरी तरह घायल हो जाते। अगर वो वास्तव में एक सामान्य इंसान होता तो उसकी मृत्यु संभव थी। ये बिना कारण किया गया हमला अत्यंत क्रूर था। चूंकि लॉन्गचेन पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने भी खुद को नहीं रोका और एक लात किक जड़ दी। धमाका, बैंग। इससे पहले कि उसकी हथेली लॉन्गचेन तक पहुंच पाती, लॉन्गचेन की लात उसके पेट में लगी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। वो महिला कई मीटर पीछे जाकर औषधीय सामग्री के सुखाने वाले रैक से टकरा गई। वह ऊंचा रैक गिर गया और उस पर रखी सारी सामग्रियां गिर गईं और वो उनके नीचे दब गईं। एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ जड़ी बूटियां हवा में उछलीं और वो बाहर निकली। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो औषधीय पाउडर से ढकी हुई थी। मर जाओ। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी और उसके शरीर की आभा औरा फट पड़ी। अपने दोनों हाथों को एक साथ पटकते हुए उसके हाथों से एक सुनहरी लहर निकली और वो लॉन्गचेन की ओर झपटी। लॉन्गचेन ने ऐसी हिंसक महिला से टकराने पर अपनी फूटी किस्मत को कोसा। आज उसका सामना ऐसी पागल महिला से कैसे हो गया? ये हमला स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्ति वाला एक बैटल स्किल था। ये देखकर कि वो उसकी जान लेना चाहती है, लॉन्गचेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके पास पिल गॉड, औषधि देवता की आत्मा थी, इसलिए उसे युद्ध का थोड़ा सतही अनुभव था। लेकिन इसे सतही कहना केवल एक औषधि देवता के संदर्भ में था। लॉन्गचेन के लिए वो वास्तव में एक चींटी की तरह थी। उसका सतही अनुभव ही काफी था।
ऐसे अनुभव ने उसे बेहतरीन कौशल दिया था और उसे संभालना उसके लिए बच्चों का खेल था। उसकी लात से वो घायल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं डाली थी, लेकिन वो इसकी आभारी नहीं थी और इसके बजाय उसे मारना चाहती थी। लॉन्गचेन के भीतर धीरे धीरे मारने की मंशा, किलिंग इंटेंट जाग उठी। इस महिला को अपनी ओर आते देख वो भले ही उसे जान से न मारे, लेकिन अगर उसने हमला करने की हिम्मत की तो लॉन्गचेन उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाएगा। पीछे हटो! अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। वो पागल महिला तुरंत ऐसी हो गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। गुरुदेव! उसने जल्दी से सम्मानपूर्वक पुकारा। आने वाले व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई थे। लॉन्गचेन हैरान रह गया। यह पागल महिला वास्तव में उनकी शिष्या थी। ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं यून क्यू ई इस जीवन में कभी कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारा यहाँ समय बर्बाद करना बेकार है। गुरुदेव, मैं एक कमजोर महिला हूँ। मैंने आपसे औषधि कला सीखने के लिए हजारों मील की यात्रा की है और मैं पहले से ही 3 महीने से अल्केमिस्ट गिल्ड में रुकी हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि मेरी निष्ठा पर्याप्त नहीं है? उस महिला ने थोड़ा दुखी होकर कहा। तुम जहां से आई हो वहीं वापस जा सकती हो, ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई ने उदासीनता से कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे हर दिन मना कर सकते हैं, लेकिन मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते, उस महिला ने हठपूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना मेरी गिल्ड के भीतर शारीरिक बल का प्रयोग वर्जित है। यदि तुमने फिर से ये नियम तोड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, यून क्यू ई ने कड़ाई से कहा। फिर वो लॉन्गचेन की ओर मुड़े और बोले, मेरे साथ आओ। लॉन्गचेन एक पल के लिए सुन्न रह गया। तो ये पागल महिला वास्तव में यून क्यू ई से औषधि बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन यून क्यू ई जरा भी प्रभावित नहीं थे। उसकी कड़वी नजर देखकर लॉन्गचेन को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलती से उसे एक और व्यक्ति मान लिया था जो यून क्यू ई को गुरु बनाना चाहता था, और इसीलिए उसने उससे पूछताछ की थी। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। ऐसी शिष्या को अपनाने की हिम्मत कौन करेगा? ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई के पीछे चलते हुए वे दोनों एक ट्रेनिंग रूम, प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुए। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, लॉन्गचेन ने जल्दी से झुककर कहा, क्षमा करें, इस बालक से अनादर हुआ। यून क्यू ई थोड़ा मुस्कुराए। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने जो कुछ भी हुआ वो सब देखा। लेकिन तुम वास्तव में मुझे बहुत चौंकाते हो। तुम बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक पिक क्यू ई कंडेंसेशन विशेषज्ञ को लात मारकर उड़ाने में सक्षम थे। मैंने ये भी देखा कि तुमने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया, वरना वो लड़की निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती। तुमने वास्तव में खुद को बहुत गहराई से छिपा रखा है। लॉन्गचेन चौंक गया। जाहिर है उसने ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई को कम आंका था। जैसा कि अपेक्षित था, यह बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत तेज था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बच्चे, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, अन्यथा इतनी बड़ी प्रतिभा पूरी तरह व्यर्थ चली जाएगी। ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई ने किसी गहरे अर्थ का संकेत दिया। लॉन्गचेन को तुरंत समझ आ गया कि ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई उसे ये कहना चाह रहे थे कि वो अपना सारा ध्यान औषधि मार्ग, पिलपाथ की साधना पर केंद्रित करे। चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। लॉन्गचेन समझ गया है। चाहे वो इसे कैसे भी देखे, ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई के मन में निश्चित रूप से उसके लिए नेक इरादे थे। चाहे वो उनकी सलाह माने या न माने, इस दयालुता की सराहना की जानी चाहिए। मैंने कल सुना था कि तुमने तलवार के केवल 3 वारों से हाफ स्टेप ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ को मार डाला। क्या ये सच है? ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई ने पूछा। हाँ, ये सच है। लॉन्गचेन केवल सिर हिला सका, लेकिन साथ ही उसके भीतर कुछ संदेह भी पैदा हुआ। उस समय वो पूरी तरह से सैनिकों से घिरा हुआ था। सामान्य ज्ञान के अनुसार इसके बारे में किसी और को पता नहीं होना चाहिए था। जैसे कि लॉन्गचेन के संदेह को पढ़ लिया हो, ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई मुस्कुराए और बोले, कल शाही परिवार के लोग यहाँ जांच करने आए थे, यह पूछने की क्या लॉन्गचेन वास्तव में हमारे अल्केमिस्टों में से एक है। मैंने उन्हें हाँ कह दिया और मैंने ये भी कहा कि तुम मेरे छात्र स्टूडेंट हो। फिर वे चले गए। लॉन्गचेन यह जानकर स्तब्ध रह गया कि जिस ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वह कभी कोई शिष्य नहीं बनाएंगे, उन्होंने इस समय उसे पहचानने का फैसला किया। वो स्वाभाविक रूप से अत्यंत भावुक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हे, ये कुछ खास नहीं था। मेरा प्रतीक सिंबल ऐसी चीज है जिसका मूल्य तभी है जब उसका उपयोग किया जाए, इसलिए बेझिझक इसका उपयोग करो। इसके अलावा एक छात्र स्टूडेंट और एक शिष्य अप्रेंटिस में अंतर होता है। ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई शांति से मुस्कुराए। हालांकि उसे अपना छात्र कहना ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई के लिए बस एक छोटा सा प्रयास था,
लेकिन लॉन्ग चेन के लिए यह अविश्वसनीय रूप से मददगार था। ग्रैंड मास्टर यूंग क्यूई के समर्थन के साथ अब उसके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता उपलब्ध था। वो अब अपनी पीठ और भी सीधी करके खड़ा हो सकता था। बच्चे, मैंने तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में भी थोड़ा जाना है। अल्केमिस्ट गिल्ड के अपने नियम हैं और हम धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर लड़ाइयों में खुद को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी केवल इतनी ही मदद कर सकता हूँ, ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने आह भरते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर, आपने इस छोटे से बालक के लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। जहां तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया की लड़ाइयों की बात है, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा, लॉन्गचेन मुस्कुराया। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई की प्रतिष्ठा के साथ उसके काम बहुत आसान हो जाएंगे। लॉन्ग हवेली की सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि अल्केमिस्ट गिल्ड उन लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक लॉन्गचेन वास्तव में इसका हिस्सा बना रहेगा, उसे गिल्ड की सुरक्षा मिलती रहेगी। एक बार जब लॉन्गचेन अपनी खुद की पर्याप्त ताकत हासिल कर लेगा और उसे गिल्ड की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, तब वो व्यक्तिगत रूप से अपने चारों ओर फैले रहस्य के घने कोहरे को साफ कर सकेगा। हालांकि अब उसके पास कुछ सुराग थे, लेकिन उसने अभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान स्थिति को बनाए रखना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। तो तुम आज यहाँ क्यों आए हो? यून क्यूई ने पूछा। तभी लॉन्गचेन को यहाँ आने का अपना असली उद्देश्य याद आया। ये बालक गिल्ड से कुछ औषधीय सामग्री उधार क्रेडिट पर खरीदना चाहता है, और एक बार जब मैं उन्हें गोलियों पिल्स में बदल लूंगा तो मैं उसे वापस चुका दूंगा। गिल्ड के भीतर अल्केमिस्टों के लिए उधार पर औषधीय सामग्री निकालना काफी आम था। वे अगली बार औषधीय गोलियों के साथ इसे आसानी से चुका सकते थे। ये अल्केमिस्ट और गिल्ड दोनों के लिए एक अच्छा सौदा था। गिल्ड के टैबलेट के साथ वो औषधीय सामग्री छूट पर खरीदने में सक्षम था, लेकिन साथ ही उसका ये कर्तव्य भी था कि वो अपनी परिष्कृत गोलियों को पहले गिल्ड को बेचे। ये वही समझौता था जो गिल्ड ने उसे टैबलेट सौंपते समय किया था। तुम गोलियां परिष्कृत कर सकते हो? यून क्यूई थोड़े हैरान थे। मैं गुरुदेव से कुछ मार्गदर्शन चाहूंगा। लॉन्गचेन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी।